सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे आपका हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से, जो कि है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑल्सो नोन एज रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करेंगे और कोशिश करूँगा कम से कम टाइम में ये चैप्टर को कंप्लीट करूँ। और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपको जो जो अच्छे मटेरियल्स चाहिए, लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इस चैप्टर के एमसीक्यूज और 1 पेज नोट्स, वो सारे आपको हमारे ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आप ऐप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर पूरे हिस्ट्री सब्जेक्ट को जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहते हो तो हमारा ई बुक बंडल आप ले सकते हो, विच विल कॉस्ट यू जस्ट ₹99। यहाँ पे आपको 3 ही बुक्स मिलेंगे, जो कि है स्मार्ट नोट्स, कम से कम पेजेस में आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद द सॉल्यूशंस जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक्सपेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। देन माइंड मैप्स क्विक रिवीजन के लिए और फिर विजुअल लर्निंग के लिए। तो चलो अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 था क्या? इसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं। हमारे इंडियन हिस्ट्री में इसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, बट ब्रिटिश कभी आज तक इन्होंने इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं माना। इन्होंने कहा, ये कहते हैं इन्हें म्यूटिनी ऑफ सिप्योइज इसे बोलते हैं। सिप्योइज क्या हुए? सिपाही को बोलते हैं सिप्योइज, हमारे यहाँ सिपाही बोलते हैं, वो सिप्योइज बोलते हैं। सो म्यूटिनी ऑफ सिपॉइज, इनका कहने का था कि कुछ ग्रुप ऑफ सिपॉइज थे, सोल्जर्स थे, जिन्होंने बगावत की थी, और वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जैसा कुछ नहीं था, वो सिर्फ म्यूटिनी ऑफ सिपॉइज था, ऐसा ब्रिटिश आज की डेट तक कहते हैं। सो हुआ क्या था, इस तरीके से हमारे इंडियंस के बीच की इतना हेट्रेड हो गया था हमें ब्रिटिश के खिलाफ कि हमने बगावत की थी 1857 में। तो सारी डिटेल्स को जानेंगे। The hatred against the East India Company's administration gained strength. This discontent burst forth into a mighty popular revolt in 1857. 1857 में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ था। भले ही हम उस वक्त इंडिपेंडेंस हमें नहीं मिला, बट बहुत ज़्यादा ये हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट है और इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था हमारे आगे जाके इंडिपेंडेंस में। इट स्टार्टेड एज ई म्यूटिनी ऑफ सिपॉइज। कुछ चुनिंदे सोल्जर्स ने, जो मिलिट्री के लोग थे, इंडियन सोल्जर्स थे, उन्होंने ये स्टार्ट किया था एट मेरठ ऑन 10 मई 1857। ठीक है। सो कॉजेज जानते हैं यार, ऐसे तो कोई भी रिवोल्ट था या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ऐसे तो वॉर नहीं हो जाता, कुछ उसके पीछे रीजंस होते हैं, कॉजेज होते हैं। सो इसके पीछे भी बहुत सारे कॉजेज थे, जिसमें पॉलिटिकल कॉजेज हैं, सोशल रिलीजियस कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, मिलिट्री कॉजेज और एक इमीडिएट कॉज भी है। सो सारे कॉज को चलो यार एक एक के बाद एक देखते हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल कॉजेज। देखो, ब्रिटिश आई थी एज अ ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में, लेकिन धीरे धीरे वो अपना एरिया एक्सपैंड करने लगी। उन्हें रूलिंग वाला फीलिंग आने लगा कि अब इसे रूल करेंगे इस कंट्री को। वो आई तो एक ऐसा ट्रेडिंग कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी थी एक, वो आए ट्रेड करने थे, बट वो धीरे धीरे एक्सपेंशन करने लगे। सो सबसे पहले डिस्कंटेंट ऑफ रूलिंग सेक्शंस। तो इन्होंने एक रूल पास किया था, द सब्सिडरी अलायंस। ये क्या करते थे, हमारे जो इंडियन रूलर्स थे ना, किंग्स थे, उनके साथ ये डील करते थे कि आपको हम प्रोटेक्ट करेंगे वॉर में, आपको हम अपनी आर्मी देंगे, ब्रिटिश उन्हें अपनी आर्मी देंगे, बदले में बहुत सारे हमारे इंडियन रूलर्स से वो पॉलिटिकल राइट्स ले लेते थे, जिस कारण से बहुत ज़्यादा हमारे इंडियन रूलर्स डिपेंडेंट हो गए थे ब्रिटिश आर्मी पे। सो यही था ये। इट वॉज एन एग्रीमेंट ऑफ ब्रिटिश विद द इंडियन रूलर्स इन विच द ब्रिटिश प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट दीज रूलर्स from attack by others, and in return the rulers gave away many of their powers. So इस तरीके से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे, और फिर ब्रिटिश इनके पॉलिटिकल मैटर्स पे घुसने लगे थे, क्योंकि इन्होंने अपने बहुत सारे पावर्स ब्रिटिश आर्मी को दे चुकी थी। फिर लॉर्ड डलहौजी एक थे, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये रूल इन्होंने बनाया था कि कोई भी इंडियन रूलर है, उनका अगर नेचुरल हेयर नहीं है, मतलब कि उनका नेचुरल कोई भी सन नहीं है, तो वो किंगडम जो है वो ब्रिटिश को पास हो जाएगा उनके मरने के बाद। सो ये क्या बात हुई भाई, ये खुद से रूल बना रहे थे कि, और इन्होंने साफ बोला था कि इसमें अडॉप्टेड सन आप अपना नया सक्सेसर नहीं बना सकते हो। ठीक है, अडॉप्टेड सन को सक्सेसर बनाना अलाउ नहीं था। अगर कोई भी किंग है, उसका खुद का वारिस नहीं है, उसका खुद का कोई बेटा नहीं है, तो वो जो उसका जो किंगडम है वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा ब्रिटिश आर्मी के पास। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये लॉर्ड डलहौजी यही जनाब थे
जिन्होंने ये चीज़ इंट्रोड्यूस किया था। इन दो जो भी रीजंस थे, जो भी एक्ट्स थे, इससे धीरे धीरे ब्रिटिश आर्मी एक्सपैंड करती गई, ब्रिटिश अपनी पूरे इंडिया में एक्सपैंड करने लगे थे। फिर नेक्स्ट जो रीजन था, डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर कौन थे? बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट एम्परर ऑफ इंडिया, लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। इन्होंने देखो, ब्रिटिशर्स अनाउंस दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह टू the Mughals would lose the title of kings and his successors would have to vacate the Red Fort। तो ब्रिटिश आर्मी ने अनाउंस कर दिया, ब्रिटिशर्स ने अनाउंस कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि बहादुर शाह जफर के मरने के बाद मुगल्स जो हैं वो अपना मुगल का टाइटल लूज़ कर जाएंगे, उनके सक्सेसर्स को मुगल का टाइटल नहीं मिलेगा और फिर इनके सक्सेसर्स को रेड फोर्ट खाली करना पड़ेगा। ये रेड फोर्ट में ही रहते थे, आपने देखा होगा दिल्ली में रेड फोर्ट है। सो इन्हें वो खाली करना पड़ेगा। और ये ऐसा ब्रिटिशर्स के बोलने की वजह से इंडियंस के सेंटीमेंट को बहुत हर्ट हुआ था, क्योंकि हम लोकल्स ने इन्हें अपना किंग मान लिया था कि बहादुर शाह जफर ही हमारे किंग है, ही वॉज द एम्परर ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट जो रीज़न था, इल ट्रीटमेंट ऑफ नाना साहिब एंड रानी ऑफ झांसी। अब नाना साहिब कौन थे? नाना साहिब वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव टू। बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन थे नाना साहिब। और ब्रिटिशर्स ने तो साफ बोल दिया था कि अगर आपका कोई नेचुरल सन नहीं है तो आप किंगडम उसे पास नहीं कर सकते हो, अडॉप्टेड सन को पास नहीं कर सकते हो। सो इन्होंने ब्रिटिशर्स ने बोला कि मराठास का टाइटल आप लूज़ कर जाओगे और नाना साहिब को आप अपना नया सक्सेसर नहीं बना सकते हो मराठास का। देखो वही लिखा है, आफ्टर द डेथ ऑफ बाजीराव टू ब्रिटिशर्स रिफ्यूज टू एक्नॉलेज नाना साहिब एज द रूलर ऑफ मराठास एंड ऑल्सो रानी ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई वॉज नॉट अलाउड टू अडॉप्ट अ सन। ठीक है। सो ये चीज़ हुआ था। और इसके बाद क्या हुआ था ना, नाना साहिब जो थे वो चले गए थे कानपुर, क्योंकि इन ब्रिटिशर्स ने साफ कह दिया था कि अब आप इन्हें एज अ मराठास का रूलर आप इन्हें द न्यू पेशवा नहीं कह सकते। पेशवा बेसिकली वो होता था, लाइक मराठास थे ना, तो मराठास के आप प्रेसिडेंट को समझ सकते हो, पेशवा बोलते थे। सो ब्रिटिशर्स ने साफ कह दिया कि नाना साहिब कांट बी द न्यू पेशवा ऑफ द मराठास। तो नाना साहिब इसके बाद कानपुर चले गए थे। आप बाद में कॉन्सिक्वेंसेज में देखोगे कि कानपुर में क्या इन्होंने किया था। ठीक है। नेक्स्ट जो कॉज था पॉलिटिकल कॉज में, वो है एनेक्सेशन ऑफ अवध। अब अवध जो जगह था वहाँ पे लॉर्ड डलहौजी गए और उन्होंने इस एरिया को कैप्चर कर लिया, उस किंगडम को कैप्चर कर लिया, ये कह के कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से गवर्न नहीं कर पा रही है। ये कौन सी भाई बात हुई? मेरी देश हमारा था, हमारे रूलर थे और वो अगर अच्छे से रूल नहीं कर पाते तो ये कौन होते हैं ये बोलने वाला कि आप अच्छे से रूल नहीं कर पा रहे हो, मिस गवर्नेंस के वजह से ये किंगडम उन पे पास हो गई। तो ये लॉर्ड डलहौजी एनेक्स्ड अवध टू द कंपनीज डोमिनियंस ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ एलिग्ड मिसयूल और मिस गवर्नेंस। तो उन्होंने बोला कि आपका गवर्नमेंट अच्छे से रूल नहीं कर पा रहा है, मिस गवर्नेंस हो रही है, तो इस वजह से उनका किंगडम ब्रिटिश पे चला गया। नेक्स्ट जो कॉज है, एब्सेंट सोवेरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश। अब देखो होता क्या था ना, इंडिया में इससे पहले जितने भी रूलर्स थे, बीट द मुगल रूलर्स थे, अब इंडियन से अगर वो वेल्थ लेते थे तो खर्च भी इंडिया में ही होता था। मुगल आर्मी जैसे थी, अगर हमसे अगर वो पैसा ले रहे हैं तो खर्च भी हम पे ही होता था, हमारे लिए चीज़ें बनती थी, वो बेसिकली इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहता था। बट ब्रिटिश में क्या हो रहा था, ब्रिटिश के रूल में क्या हो रहा था कि हमसे वो पैसा ले रहे हैं बट वो जा कहाँ रहा है, वो इंग्लैंड जा रहा है। और ये चीज़ हम लोगों को, हम इंडियंस को खटकने लगी थी यार कि हमारा पैसा दूसरे देश भेजा जा रहा है और उनके यूज़ वो आ रहा था और हमारे लिए वो खर्च नहीं किया जा रहा था। तो यही था एब्सेंट सोवेरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है। सो ये पॉलिटिकल कॉजेज थे जो धीरे धीरे लोगों के बीच में राजाओं के बीच में थोड़ा ब्रिटिश के खिलाफ वो होते गए। ठीक है। अब फिर आते हैं सोशियो रिलीजियस कॉजेज। अब ब्रिटिश जो थी हमारे धार्मिक जो भी हमारे धर्म में थी वो उसमें इंटरफेयर कर रहे थे और हम इंडियंस को सब अलाउड है, बट आप हमारे धर्म के बारे में बोलो वो हमें बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो वही चीज़ हुआ, अबॉलिशन ऑफ द सती सिस्टम। भले सती सिस्टम और विडो रीमैरिज एक्ट ये अच्छी चीज़ें थी, बट स्टिल उस वक्त हमारे
रिलीजियंस के ये खिलाफ थी। देखो अब सती सिस्टम क्या था कि किसी भी अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ को जिंदा जला दिया जाता था उस हस्बैंड के डेड बॉडी के साथ। तो यही था सती सिस्टम। इस चीज़ को ब्रिटिश ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि ये चीज़ नहीं होगा, तो इस एक्ट को उन्होंने अबॉलिश कर दिया था। और जो चीज़ भले ही वो चीज़ अच्छी थी बट उस टाइम के हिसाब से हमारे रिलीजन के खिलाफ था ये, और लोगों के मन में ये होने लगा कि ये हमारे रिलीजन के खिलाफ वाली चीज़ें कर रहे हैं। देन था विडो रीमैरिज एक्ट। कोई भी विडो है तो उसकी रीमैरिज हो सकती है, ये चीज़ भी ब्रिटिश ने पास किया था। ये अच्छी चीज़ है, लेकिन एज आई सेड अर्लियर कि ये भी हमारे रिलीजन के उस टाइम पे खिलाफ था, तो लोगों को लगने लगा कि ये हमारे रिलीजन के खिलाफ वाली चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है। देन क्रिश्चियन मिशनरीज वर स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। अब जो ब्रिटिश थे ना, वो क्रिश्चियन मिशनरीज, क्रिश्चियन स्कूल्स खोल रहे थे जिनका रोल था कि क्रिश्चियनिटी को वो फैलाएं बाकी लोगों में। बेसिकली कन्वर्जन भी हो रहा था बहुत ज़्यादा, लोगों को क्रिश्चियन बनाने पे उनको वो किया जा रहा था। एंड जो बाइबल थी वो बाइबल को ट्रांसलेट किया जा रहा था अदर इंडियन लैंग्वेजेस में कि बाइबल आप पढ़ो, और जिस कारण से हमारा धर्म संकट में आ रहा था कि क्रिश्चियनिटी क्योंकि इंडिया में फैलाया जा रहा था। ठीक है। ओपन क्रिश्चियन स्कूल्स टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, बता दिया जैसे। मिशनरीज कंडेम्ड हिंदू एंड मुस्लिम कस्टम्स एज आउटडेटेड। अब मिशनरीज जो थे वो कहते थे कि आप हिंदू और मुस्लिम के जो भी रिचुअल्स है, जो भी तरीके हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड और पुराने ख्यालों वाले हैं। जो चीज़ हमें बहुत ख़राब लगा यार कि आप हमारे रिचुअल्स, हमारे कल्चर को ख़राब बोल रहे हो और आउटडेटेड बोल रहे हो। सो और वो अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर मान रहे थे, अपने क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा सुपीरियर मान रहे थे। देन टैक्स वॉज इम्पोज ऑन टेम्पल्स एंड मॉस्क। अब धार्मिक जगह जैसे टेम्पल हो गया, मॉस्क हो गया, वहाँ पे ब्रिटिश ने टैक्सेस इम्पोज कर दिए। ये तो बहुत गलत चीज़ था यार। जो धार्मिक जगहों पे तो लोग दर्शन करने जाते हैं, लोग पूजा करने जाते हैं, वहाँ पे उन्होंने टैक्स इम्पोज कर दिया कि आपको अब यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। टेम्पल्स और मॉस्क को टैक्स देना पड़ता था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये चीज़ भी लोगों को बहुत ज़्यादा ख़राब लगने लगी थी। ठीक है। देन नेक्स्ट कॉज आता है देयर वर ह्यूमर्स दैट, अब देखो टेलीग्राफ पोल्स और रेलवे लाइंस इंट्रोड्यूस किए गए थे। उस वक्त तो हमारे लिए ये चीज़ें नई थी। टेलीग्राफ पोल्स जब इंट्रोड्यूस किए गए थे तो र्यूमर्स फैल गए थे कि टेलीग्राफ पोल्स इसलिए इंट्रोड्यूस किए गए कि जो भी ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ अगर बोलता है तो उसे वहाँ पे फांसी दे दी जाएगी टेलीग्राफ पोल पे हैंग करके। एंड ऑर्थोडॉक्स इंडियंस ये कहते थे कि रेलवे सिस्टम इसलिए बनाया जा रहा है ताकि रेलवे कंपार्टमेंट में एक सीट पे ही लोअर कास्ट वाले और हायर कास्ट वाले एक साथ बैठे, जो कि ऑर्थोडॉक्स इंडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिस वजह से उन्हें ये चीज़ें गलत लगने लगी थी। देयरफॉर रूमर्स दैट टेलीग्राफ पोल्स वर एरेक्टेड टू हैंड दोस, यहाँ पे एरर है, हैंग हो गया यहाँ पे, हैंग दोज हु वर अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ऑर्थोडॉक्स इंडियंस नोटेड दैट इन रेलवेज हायर कास्ट एंड लोअर कास्ट वर मेड टू सिट साइड बाई साइड। तो ये चीज़ उन्हें गलत लग रही थी। देन वेस्टर्न एजुकेशन वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाई दी पीपल। अब लोगों को ये लग रहा था यार हमारी जो पढ़ाई के तरीके थी, हम जिस तरीके से पढ़ा रहे थे, ये लोग तो उन्हें उसे आउटडेटेड बोल रहे थे और फिर वेस्टर्न एजुकेशन फैला रहे थे, जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। यार वेस्टर्न एजुकेशन लोगों में फैल रही है और लोगों को बेसिकली माइंड वॉश किया जाएगा और क्रिश्चियनिटी फैलाया जाएगा। इस वजह से हमें ये चीज़ अच्छा नहीं लगा था। देन पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मेड द इंग्लिश हैड अ फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी। अब जो ब्रिटिश थे ना, वो अपने आप को सुपीरियर मान रहे थे और हम इंडियंस को बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियर नज़रों से देखते थे कि ये हमसे बहुत ही नीचे लोग हैं और अपने आप को बहुत ही हाई क्लास, हाई सोसाइटी के लोग समझते थे। ठीक है। तो ये चीज़ हम इंडियंस को खटकने लगी थी, ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें ही बनी है सोशियो रिलीजियस कॉजेज़, जो द ग्रेट अपराइजिंग, द 1857 के रिवोल्ट का कॉजेज़ बने। ठीक है। देन बहुत सारे इकोनॉमिक कॉजेज़ थे। इकोनॉमिक कॉजेज़ समझ लो, इकोनॉमिक वर्ड जहाँ आ गया वहाँ मनी रिलेटेड कुछ है। तो इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या थी? British put pressure on the East India Company to forbid the sale of Indian textiles in England, putting heavy import duties on such goods. अब इंडियन टेक्सटाइल्स जो थी वो
जो इंग्लैंड जाती थी ना, वो बहुत टफ कंपटीशन देने लगी थी इंग्लैंड के मैन्युफैक्चर्ड टेक्सटाइल्स से। तो इन्होंने क्या किया कि जो इंडिया से टेक्सटाइल जा रहे थे उस पर बहुत ही हैवी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाने लगे, जिस वजह से ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने की वजह से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी धीरे धीरे कम होती गई इंडिया में। देन कंपनी परचेज रॉ कॉटन एंड जूट फ्रॉम इंडिया एट चीपर रेट फॉर फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड। अब इंग्लैंड में जितने फैक्ट्रीज थे ना, वो क्या करते थे, इंडिया से रॉ मटेरियल्स जैसे कॉटन हो गया, इंडिगो हो गया, जूट हो गया, वो इंडिया से लेते थे, अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करते थे, वापस इंडिया भेजते थे और फिर वहाँ पे बेचते थे। तो इन्हें डबल प्रॉफिट हो रहा था। एक तो हमारा रॉ मटेरियल सस्ते दाम में ये ले रहे थे, उसे मैन्युफैक्चर खुद कर रहे थे और फिर उसे महंगे दाम में हमें ही बेचते थे। देन इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज डाइड आउट। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ क्या होगा, जैसे घर घर में हैंडीक्राफ्ट्स, आप जानते हो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स कितने फेमस है, अभी भी बहुत ही छोटे छोटे इंडिया के हर एक पार्ट से अलग अलग तरीके के हैंडीक्राफ्ट्स हो गए। जैसे भागलपुर की सिल्क साड़ी हो गई, बनारसी सिल्क साड़ी हो गई, मधुबनी पेंटिंग्स हो गए। तो इस तरीके के हैंडीक्राफ्ट्स ये सब बहुत फेमस है। बट धीरे धीरे वो इंडस्ट्रीज़ भी ख़त्म हो रही थी, क्योंकि जितने रॉ मटेरियल्स थे वो तो सारा इंग्लैंड चल जा रहा था, हमारे खुद के लिए तो कोई रॉ मटेरियल बच ही नहीं रहा था। तो धीरे धीरे ये सारी इंडस्ट्रीज़ भी ख़त्म हो रही थी। देन ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ बेसिकली क्या हो गया, जितना इंडियंस का पैसा था, इंडिया से इकोनॉमी पूरा ड्रेन करके, पैसे ड्रेन करके वो कहाँ भेज रहे थे, इंग्लैंड को भेज रहे थे। हमसे रॉ मटेरियल्स ले रहे थे, फिर उसे हम ही महंगे दाम में बेच रहे थे। कोई भी इंडियन टेक्सटाइल्स से उस पर हैवी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगा दे रहे थे। तो बेसिकली ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, हमारा जो पैसा था वो दूसरे देश जा रहा था, कॉजिंग ड्रेनिंग ऑफ वेल्थ। ठीक है। नेक्स्ट रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट अमंग पीपल। अब जितने पढ़े लिखे इंडियंस थे, एजुकेटेड इंडियंस थे, उन्हें भी जॉब नहीं मिलता था। अगर जॉब मिलता भी था तो बहुत छोटा मोटा कोई काम, बड़े पोस्ट पे किसी इंडियन को रखा ही नहीं जाता था। और जैसे मिलिट्री में भी मैक्स टू मैक्स सूबेदार का रोल मिलता था इंडियंस को, और पढ़े लिखे जितने इंडियंस थे बहुत ही छोटी मोटी नौकरी उन्हें मिलती थी, और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा फैल गया था। एक आप समझ लो, इतने बड़े मास में अगर अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा है तो ऑब्वियसली वो लोग भी ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ होने लगे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ होने लगे थे। देन रिजम्पशन ऑफ टैक्स फ्री लैंड। अब देखो, जितने ज़मींदार थे ना, ज़मींदार थे, अब इनके पास जो ज़मीन थी, ब्रिटिश ने बोला कि आप ज़मीन के अपने पेपर दिखाओ। और अब जितने लैंड थे, पहले क्या होता था, पहले तो ज़्यादा किंग्स जो थे, किंग्स ज़मींदार को ज़मीन देते थे, वो ज़्यादा ओरल रहता था, वो बोल देते थे कि इतना एरिया तुम्हारा हो गया। पहले रिटर्न ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होते थे, तो ज़मींदार के पास कागज़ नहीं रहते थे ज़मीन के। तो ब्रिटिश क्या करते थे, वो लैंड अक्वायर कर लेते थे, जिस वजह से ज़मींदार को भी बहुत बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा था, और वो भी ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ हो गए थे। ठीक है। पुवर्टी। अब इतने सारे हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो रहे हैं, टेक्सटाइल्स पे इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लग रहे हैं, धीरे धीरे इंडियन जितने इंडस्ट्रीज़ थे वो ख़त्म हो रहे थे, इकोनॉमी बहुत डाउन जा रही थी, तो जिस वजह से लोगों में गरीबी भी बहुत ज़्यादा फैल गई थी। ठीक है। इकोनॉमिक डिक्लाइन हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा गरीबी वगैरह फैल गई थी। तो यहाँ के लोग थे वो खिलाफ हो गए थे अब ईस्ट इंडिया कंपनी के, कि आप तो हमारा पूरा पैसा ड्रेन कर रहे हो और अपने देश इंग्लैंड में भेज रहे हो। तो ये था रीज़न इकोनॉमिक कॉज में। ठीक है। अब देन मिलिट्री कॉज भी थी। अब जितने कॉजेज़ हो जाते हैं ना, अगर मिलिट्री ही अगर खिलाफ नहीं होती तो रिवोल्ट पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है। पहला मिलिट्री कॉज था इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सिपाहीज। अब जितने भी इंडियन सोल्जर्स थे ना उनके आर्मी में, दे वर कंसिडर्ड इन्फीरियर टू द इंग्लिश सोल्जर्स। जो भी यूरोपियन सोल्जर्स थे उनसे बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियर नज़रों से इंडियन सोल्जर्स को देखा जाता था, और उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था। ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग दे वर किक्ड एंड बीटन एज इफ दे वर एनिमल्स। हमारे इंडियन सोल्जर्स को वो मारते थे, पीटते थे, अच्छे से ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं मिलती थी, इज्जत बिल्कुल नहीं मिलती थी। देखो, हमारा देश था, हमारी ज़मीन थी, और उस पर वो रूल कर रहे हैं, और हमारे साथ ही डिसरिस्पेक्ट तरीके से वो पेश आ रहे थे। तो ये चीज़ बहुत गलत था, और ये इंडियन सिपाहीज के साथ इस तरीके से ट्रीट कर रहे थे। देन इन्फीरियर स्टेटस एंड लो सैलरीज। अब सेम काम में दो सोल्जर्स थे, एक यूरोपियन सोल्जर, एक इंडियन सोल्जर है, दोनों का सेम काम है, बट यूरोपियन सोल्जर्स को इंडियन सोल्जर के 8 गुना ज़्यादा पे मिलता था,
दे वर यूजुअली पेड 8 टाइम्स हायर देन द इंडियन सोल्जर्स, और इंडियन सोल्जर्स को बहुत ही कम सैलरी दी जाती थी, और इतना काम करने के बाद भी नो इंडियन कुड राइज हायर देन द पोस्ट ऑफ सूबेदार। जैसे मैंने बताया, सूबेदार के ऊपर का रोल पोस्ट इंडियन को दिया ही नहीं जाता था, उसके लिए वो एलिजिबल ही नहीं थे, वो सिर्फ इंग्लिशमैन और यूरोपियन सोल्जर्स के लिए था, ठीक है। देन इन्होंने ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। अब ये क्या था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे अच्छे से करना। जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट क्या था कि सोल्जर्स को ओवरसीज भेजना था वॉर में। अब जैसे बहुत सारे वॉर्स होते थे, ब्रिटिश आर्मी की वॉर्स होते थे ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो अब इंडिया से वो जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्हें ओवरसीज भेजना था। और पहले बहुत हिंदू के लिए ये चीज़ बहुत गलत थी, स्पेशली दी ब्राह्मण्स जो थे, ब्राह्मण्स के लिए ये चीज़ बहुत गलत थी कि समंदर पार करके दूसरे देश जाना, वो उनके रिलीजन के खिलाफ था। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेट्रेड फैला दी ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ। दिस एक्ट क्रिएटेड बिटरनेस अमंग द सिपॉयज as it bound them to be sent to fight even to an overseas front. The Brahman soldiers saw in this a danger to their caste. जैसे मैंने बताया, ब्राह्मण सोल्जर्स को ये अपने आप कास्ट के लिए डेंजर लगने लगा कि ये तो इस तरीके से ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ठीक है। दिस लेड टू द फीलिंग्स ऑफ रिसेंटमेंट अमंग देम। और भी फैक्टर्स थे मिलिट्री कॉजेज में, जैसे फर्स्ट अफगान वॉर जो हुआ था ब्रिटिश और अफगानिस्तान के साथ, उसमें अफगानिस्तान ने ब्रिटिश को हरा दिया था। तो ये एक मिथ ब्रेक हो गया था कि इंडियंस, पहले हमें क्या लगता था इंडियंस को कि ये तो यार इनको हराया ही नहीं जा सकता, ब्रिटिश आर्मी को हराया ही नहीं जा सकता, बट उसमें हारने के बाद लोगों ने देखा कि नहीं, ब्रिटिश आर्मी भी हार सकती है, इन्हें भी हराया जा सकता है। तो लोग को एक विश्वास हो गया कि हाँ, इन्हें भी हम बाहर निकाल सकते हैं अपने देश से। Then the Bengal army was very strong and after annexation of Oudh, it sent a wave of resentment among them. अब देखो क्या हुआ था ना, औध का जब एनेक्सेशन हुआ था, सो उसका जो बंगाल आर्मी था वो पूरा अनएम्प्लॉयड हो गए थे, और बंगाल आर्मी उस वक्त की बहुत स्ट्रांग थी, और अचानक अनएम्प्लॉयड होने की वजह से वो भी, पूरी बंगाल आर्मी भी इनके खिलाफ हो गई थी, ब्रिटिश आर्मी के पूरे खिलाफ हो गए थे, ठीक है। अब इतने सारे कॉजेज हो गए थे, लेकिन एक होता है ना, एक चिंगारी की ज़रूरत थी पूरा मामला गर्म करने के लिए, और द ग्रेट अपराइजिंग, द रिवोल्ट ऑफ 1857 को स्टार्ट करने के लिए, तो वो था इमीडिएट कॉज। अब इमीडिएट कॉज क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस। अब ब्रिटिश ने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस इनफील्ड राइफल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। नए तरीके के राइफल्स इन्होंने आर्मी में इंट्रोड्यूस किए। अब नए तरीके के राइफल्स क्या थे, इसके जो कार्ट्रिजेस थे ना, इसे पहले दांत से च्यू करके निकालना था, देन इसे राइफल में लोड करना था, देन शूट करना था। अब र्यूमर्स फैल गए कि ये जो कार्ट्रिजेस थे ना, वो काऊ और पिग के फैट से ग्रीस किए गए थे, और काऊ और पिग के फैट से ग्रीस करने का मतलब ये हुआ कि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी दोनों की ये चीज़ खिलाफ थी, क्योंकि काऊ का तो जैसे आपको पता है हिंदू रिलीजन में पूजा होता है, और पिग मुस्लिम्स के लिए टैबू मानी जाती है। सो दोनों कम्युनिटी के लोग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, और ये इसके खिलाफ हो गए। सो ये था इमीडिएट कॉज। देखो, बिफोर फिटिंग द कार्ट्रिजेस इन द राइफल, द सोल्जर्स हैड टू बाइट द टिप ऑफ द कार्ट्रिज विद देयर टीथ। और मुंह में यार पिग का फैट या काऊ का फैट डालना वो हमारे रिलीजन के खिलाफ था, इसलिए सोल्जर्स को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आया, और इसका इन्होंने बगावत किया। There were rumors that the cartridges were greased with the fat of cow and pig, which hurt the sentiments of both Hindu and Muslim community. ठीक है, तो इसका सबसे पहले विरोध किसने किया, बगावत किसने किया, तो एक इंडियन सोल्जर थे मंगल पांडे। आपने नाम सुना होगा, इन पे बहुत अच्छी मूवी भी बनी है जिसमें आमिर खान ने एक्टिंग की है, तो वो मूवी आप चाहो तो देख सकते हो, बहुत ही अच्छी मूवी है। सो मंगल पांडे थे, उन्होंने इस चीज़ का विद्रोह किया। उन्होंने क्या किया, देखो मंगल पांडे वॉज अ ब्राह्मण गाय, पांडे हैं वो, ब्राह्मण गाय थे, तो इनके लिए तो यार काऊ का फैट वो बहुत ही ज़्यादा वो चीज़ हो जाता रिलीजन के बिल्कुल खिलाफ, तो इन्होंने रिफ्यूज़ किया वो राइफ़ल यूज़ करने के लिए, और उन्होंने 2 इंग्लिश ऑफिसर्स को वहीं पे शूट कर दिया 29 मार्च 1857 को। और यहाँ से स्टार्ट हुई थी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। पहला इन्होंने ही स्टार्ट किया था, इन्होंने ही ये थे जिन्होंने ब्रिटिश
के खिलाफ, ईस्ट इंडिया के खिलाफ बगावत स्टार्ट की थी, और वो कौन थे? मंगल पांडे। ठीक है, अब ये चीज़ हुआ था कहाँ पे? ये हुआ था बैरकपुर में। अब धीरे धीरे ये बात पूरे नॉर्थ ऑफ इंडिया में फैलने लगी कि मंगल पांडे ने इस तरीके से किया, और लेटर शायद 6 अप्रैल को इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई थी ये चीज़ करने की वजह से, जिस वजह से लोगों में अब और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था और ये चीज़ें फैल रही थी। अब धीरे धीरे ये मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ऑफ इंडिया को ये बात फैल चुकी थी कि मंगल पांडे ने वहाँ पे बगावत किया बैरकपुर में। सो मेरठ में, कानपुर में, दिल्ली में, पूरे सेंट्रल इंडिया में ये बात फैल गई थी, और हर जगह से लोग इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे थे और बगावत कर रहे थे। तो सबसे पहले मेरठ का देखते हैं, मेरठ में क्या हुआ था। 86 सिपाहीज रिफ्यूज टू यूज़ दी कार्ट्रिजेज, वहाँ भी 86 सिपाहीज ने रिफ्यूज़ कर दिया कार्ट्रिजेज यूज़ करने के लिए। तो ब्रिटिश ने क्या किया, उन्हें डिसमिस कर दिया और 10 साल की सज़ा दे दी। बताओ, उनका ही रूल था यार, जो चाहे वो रूल बना सकते थे। एक कार्ट्रिजेज ना यूज़ करने की वजह से उनके खिलाफ जाने के लिए उन्होंने सबको 10 साल की सज़ा दे दी। भले ही लेटर ऑन उनके जो लोग थे, हमारे जो इंडियन सोल्जर्स के लोग थे, उन्होंने रिवोल्ट किया उसके अगेंस्ट और फिर जेल को तोड़ के प्रिजनर्स को आज़ाद कर दिया था। ठीक है, तो मेरठ में ये चीज़ हुआ था। देन दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में कौन थे? बहादुर शाह जफ़र को तो रेड फोर्ट से बाहर निकाल दिया गया था। सो बहादुर शाह जफ़र हेल्प द इंडियन सिपाहीज, उन्होंने हमारे इंडियन सिपाहीज का हेल्प किया, और लोकल्स ने उन्हें डिक्लेयर कर दिया था एम्परर ऑफ इंडिया। ठीक है, लेटर ऑन ब्रिटिश आर्मी वहाँ पे आई। बहादुर शाह जफ़र वॉज कॉट एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उन्हें आजीवन जेल में डाल दिया गया था, और उस जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, बहादुर शाह जफ़र को रेड फोर्ट से वेकेट कर दिया गया और इन्हें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हो गई थी। तो ये चीज़ हुआ था दिल्ली में। फिर कानपुर में क्या हुआ? कानपुर में जैसे आपको याद होगा, मैंने बताया था नाना साहिब थे, वो कानपुर चले गए थे। सो वहाँ पे उन्होंने ग्रेट अपराइजिंग को लेट किया, और किसके हेल्प से? तांत्या तोप के हेल्प से और अजीमुल्ला के हेल्प से। और इन्होंने क्या था, इन्होंने भी इस बात पे साथ दिया कि बहादुर शाह जफ़र को इन्होंने भी इंडिया का एम्परर मान लिया था, जो चीज़ हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी को बहुत अच्छी लगी, और दोनों कम्युनिटी को यूनाइट करने में ये बात हेल्प किया। और इन्होंने फिर तांत्या तोप और अजीमुल्ला के हेल्प से ब्रिटिश आर्मी को वहाँ पे बहुत ही अच्छी टक्कर दी। भले ही और फिर बाद में लेकिन ब्रिटेन से भी और भी ज़्यादा सोल्जर्स आ गए थे और ब्रिटिश आर्मी ज़्यादा नंबर में आ गई थी, तो ये डिफीट हो गए थे, और नाना साहिब देन नेपाल चले गए। ही फ्लू अवे टू नेपाल। सो कानपुर वापस अब ब्रिटिश के अंडर में आ गया था। देन लखनऊ में क्या हुआ? लखनऊ में जो बेगम ऑफ आउट थी ना, हज़रत महल जो थी, हज़रत महल ने वहाँ पे लीड किया था ग्रेट अपराइजिंग को। और वहाँ जिस तरीके से कानपुर में हुआ, वैसे ही लखनऊ में भी हुआ। ज़्यादा ब्रिटिश आर्मी आई और इन्हें भी अपना महल छोड़ के जाना पड़ा था, और लखनऊ वापस ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल में आ गया था। ठीक है, अब फिर और भी इवेंट्स कहाँ कहाँ हुए थे। बनारस और इलाहाबाद में भी जितने लोग थे, वहाँ के लीडर्स थे, उन्होंने भी बगावत किया था ब्रिटिश के खिलाफ। देन बिहार में थे वीर कुंवर सिंह, इनका एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट था, जगदीशपुर के नाम से है बिहार में। तो ये वीर कुंवर सिंह है, जैसे आप इनका फ़ोटो देख सकते हो। तो जगदीशपुर था, वहाँ पे जब ब्रिटिश आर्मी आई, इन्हें ये चीज़ अच्छा नहीं लगा कि आप हमारी ज़मीन पे आ रहे हो, तो इन्होंने भी ब्रिटिश के बहुत अच्छे से टक्कर दी गया था। तो बिहार में वीर कुंवर सिंह ने लीड किया था ग्रेट अपराइजिंग को। देन सेंट्रल इंडिया में रानी लक्ष्मीबाई, इन्हें तो सब कोई जानता होगा, आज के डेट में भी ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हम सब के लिए। तो रानी लक्ष्मीबाई ने भी बहुत अच्छे से बहुत टक्कर दी थी ब्रिटिश आर्मी को, और लास्ट तक ब्रिटिश आर्मी इन्हें टच नहीं कर पाई। भले ही हिस्ट्री बुक्स में आप देखोगे कि लिखा है शी वॉज किल्ड बाय द ब्रिटिश आर्मी, बट उन्हें ब्रिटिश आर्मी ने नहीं मार पाए थे। वो उन्होंने खुद को आग में समर्पण कर दिया था, अग्निदेव में समर्पण कर दिया था रानी लक्ष्मीबाई ने। तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने भी पूरा टक्कर दिया था ब्रिटिश आर्मी को। ठीक है, अब इतना कुछ हो गया था, इवेंट्स बहुत भयंकर भयंकर थे, पूरे मोस्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया में इतने सारे इवेंट्स हो गए थे।
हर जगह से कोई ना कोई बगावत कर रहा था, बट ब्रिटेन से भी और आर्मी आ गई थी और मतलब आर्मी पूरी इन्होंने बढ़ा दी थी, जिस वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, उस वक्त हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाया था। सो ये था मेन इवेंट्स। अब इसके रिजल्ट्स देखते हैं, बहुत बड़ा रोल ये प्ले करता है इंडिपेंडेंस में। सो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद हुआ क्या? एंड ऑफ कंपनीज रूल। इतने सालों से ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी, उसे अब ख़त्म कर दिया गया। अब नया रूलर कौन बन गया इंडिया का? ब्रिटिश क्वीन, जो क्वीन विक्टोरिया थी, और ब्रिटेन पार्लियामेंट अब इंडिया को रूल करती। देखो पहले भी ब्रिटेन के ही हाथ में था, अभी भी ब्रिटेन के ही हाथ में, लेकिन क्या हुआ कि अब कंपनी के रूल से हटा दिया गया और अब इंडिया को रूल कर रहे थे ब्रिटिश की क्वीन थी और पार्लियामेंट, ब्रिटेन पार्लियामेंट है वो अब रूल कर रहे थे इंडिया को, ठीक है। अब फिर इन्होंने क्या बोला कि हम आपके सारे प्रीवियस ट्रीटीज़, एक चीज़ तो समझ गई थी ब्रिटिश आर्मी कि इनके खिलाफ ये जो बगावत हुआ था उसका एक मेन रीज़न ये था, जैसे कि इंडियन रूलर्स से मतभेद होने का एक बहुत बड़ा रीज़न था इनके ये बगावत में। सो दे स्टार्टेड टू ऑनर ऑल द ट्रीटीज़ एंटर्ड बाय द इंडियन रूलर्स विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। जो रूल्स इंडियन रूलर्स ने, जो ट्रीटीज़ इंडियन रूलर्स ने बनाए थे, उसका अब ये पालन करने लगे। ऐसा इन्होंने कहा, ऐसा इन्होंने अनाउंस किया कि अब आपके जो भी इंडियन रूलर्स हैं उनके सारे रूल्स रेगुलेशंस को हम फॉलो करेंगे और उनके ट्रीटीज़ का पालन करेंगे। तो इस तरीके का अनाउंसमेंट ब्रिटिश ने किया था। देन अबॉलिशन ऑफ पेशवाशिप एंड मुगल लाइन। अब देखो पेशवा के लास्ट कौन थे? नाना साहिब थे, ठीक है। और नाना साहिब हमने देखा कि कानपुर से वो अब नेपाल चले गए थे और उनका कोई चांस अब नहीं दिख रहा था रिटर्न होने का। तो अब पेशवाशिप भी ख़त्म हो गई थी क्योंकि लास्ट यही थे और इनका कोई अब चांस नहीं था कि ये वापस आएंगे। ठीक उसी तरह मुग़ल लाइन भी पूरा अबॉलिश हो गया था। द टाइटल ऑफ द मुगल्स वॉज अबॉलिश्ड क्योंकि लास्ट एम्परर थे, लास्ट मुग़ल एम्परर आपको याद रहना चाहिए बहादुर शाह जफ़र थे। उनका भी लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो गया था, जिस वजह से मुगल्स भी ख़त्म हो गए थे। अब मुगल्स का टाइटल्स नहीं बचा था, ठीक है। देन पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। अब ये जो ब्रिटिश थी ना, ये समझ गई थी कि इंडियंस जब एक साथ है ना, बहुत यूनाइटेड हैं, तब इन्हें हराना बहुत मुश्किल है और ये हमेशा हमारे खिलाफ बगावत करते रहेंगे। तो इन्होंने क्या किया, डिवाइड एंड रूल हमारे बीच में स्टार्ट कर दिया। हम जनता के बीच में इन्होंने कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस में हिंदू मुस्लिम को लड़ाने लगे। कभी हिंदू के पक्ष में कुछ बोलते थे तो मुस्लिम कम्युनिटी को ख़राब लगता था, देन इसी तरह मुस्लिम कम्युनिटी के साथ करते थे। तो बेसिकली ये हिंदू मुस्लिम को जो आज तक डेट में होते आया, इन्होंने ब्रिटिश ने ही स्टार्ट किया था। हिंदू मुस्लिम के खिलाफ ये लड़ाई इन्होंने करवाते थे और फिर दोनों कम्युनिटी साथ नहीं हो पाती थी और इन्होंने ये चीज़ सोचा, क्योंकि ये समझ गए थे कि अगर ये हिंदू मुस्लिम एक साथ रहें, यूनाइट हुए, क्योंकि ग्रेट अपराइजिंग में वैसे ही हुआ था, सबने एक साथ बगावत किया था। अगर इन्हें कास्ट के बेसिस पे डिवाइड कर दे तो ये बगावत नहीं कर पाएंगे। तो ब्रिटिश आर्मी ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे स्टार्ट कर दिया था। द ब्रिटिश एनकरेज हेटेड एंड इल फीलिंग्स अमंग द वेरियस सेक्शंस, स्पेशली द हिंदूज एंड मुस्लिम, सो दैट दे वुड नेवर यूनाइट अगेन टू अपोज थ्रेट टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म। अब इतने सारे हमारे सोल्जर्स इसमें शहीद हुए थे, मंगल पांडे जी शहीद हुए थे, तो ये सब चीज़ देख के हमारे में एक नेशनलिज्म वाला फीलिंग आने लगा था और लोग भी अब समझ गए थे कि इन ब्रिटिश को अब हटाना है अपने देश से। तो ये सब जगह पे एक नेशनलिज्म का भावना बनने लगा था सबके माइंड में कि जल्द ही अब इन्हें हमें अपने देश से भगाना है, ठीक है। The effect of uprising of 1857 was that the sacrifices of the Indian leaders gave birth to the nationalist movement in India, ठीक है। Then increase in number of European troops। पहले क्या होता था ना, पहले हर आर्मी में क्या होता था, हर 4 इंडियन सोल्जर्स पे एक यूरोपियन सोल्जर्स रहता था, बट ये नंबर अब बढ़ा दिया गया था। ये नंबर अब इन्होंने क्या कहते हैं 1:2 का, कि हर 2 इंडियन सोल्जर पे एक यूरोपियन सोल्जर रहेगा, क्योंकि ये समझ गए थे जहाँ ज़्यादा अगर इंडियन सोल्जर्स रहते हैं तो फिर ये प्लानिंग करेंगे, यूनाइट एक साथ होंगे, फिर बगावत ये कर सकते हैं। तो इन्होंने अब यूरोपियन सोल्जर्स के नंबर को बढ़ा दिया था।
द नंबर ऑफ इंडियन सिपाहीज वुड नेवर एक्सीड twice that of European troops. The new army consisted of about 72,000 Europeans एंड 1,35,000 इंडियन सिपाही. जैसा मैंने बताया 1:2 के रेशियो में अब ये होने लगा था कि हर 2 इंडियन सोल्जर्स पे एक यूरोपियन सोल्जर आर्मी में रहेगा ही रहेगा. सो जिस वजह से यूरोपियन सोल्जर्स के नंबर को इंक्रीज किया गया. अब नेक्स्ट है प्लेसिंग आर्टिलरी एंड अदर इफेक्टिव वेपन्स एक्सक्लूसिव इन यूरोपियन हैंड्स. अब ये क्या करते थे ना, जितने भी अच्छे अच्छे वेपन्स होते थे, पावरफुल वेपन्स होते थे, वो इंडियन सोल्जर्स को नहीं दिए जाते थे, क्योंकि इन्हें पता था, ये देख चुके थे यार कि कैसे राइफल्स इन्हें दिया गया था, तो इनके खिलाफ ही बगावत किया था. और वो ये समझ गए थे कि पावरफुल वेपन्स अगर इंडियन के हाथ में आए तो ये हमारे खिलाफ ही लड़ाई कर सकते हैं. सो जो भी जितने पावरफुल वेपन्स होते थे ना आर्मी में, वो सिर्फ यूरोपियन सोल्जर्स को अलाउ रहते थे रखने को. After the uprising, the Indian soldiers were never allowed to use more sophisticated weapons of war. ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आप सभी को. देन मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ सिपाहीज. अब इन्होंने क्या किया कि आर्मी में ना डिफरेंट हर एक कास्ट से लोगों को डालने लगे, हर एक कास्ट के सोल्जर्स को डालने लगे, और अलग अलग तरीके के डिफरेंट फेथ्स, सो दैट दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग डिफरेंट फेथ. अब हर कास्ट का अलग अलग या तरीका होता था, कल्चर होता था, अब अलग अलग तरीका का फेथ को इन्होंने प्रैक्टिस करवाने लगे, जिस वजह से लोग यूनाइट हो ही नहीं पाते थे. बंगाल आर्मी में जैसे क्या हुआ था, सब पूरी बंगाल आर्मी थी, सब एक कास्ट के थे, तो वो यूनाइट हो गए थे एक साथ. तो ये चीज़ ब्रिटिश समझ गई थी, इस वजह से दे स्टार्टेड मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ सिपाहीज. अब हर एक क्लास के इन्होंने हर एक जाति के लोगों को आर्मी में ये डालने लगे थे. एंड डिड नॉट डेवलप अमंग देम. यूनिटी अब उनके बीच में बन ही नहीं रहा था. ठीक है, आप ये देख रहे हो कि ब्रिटिश आर्मी बहुत दिमाग से खेल रही थी, ये डिवाइड एंड रूल करने लगे, देन डिफरेंट क्लासेस के सोल्जर्स को डालने लगे आर्मी में. देन प्रॉमिस ऑफ फ्री एंड इम्पेयर्ड एडमिनिस्ट्रेट टू सर्विस. अब इंडियंस को प्रॉमिस किया गया. अब जितने आप ये कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हो ना, ये बस ध्यान रखना, ये सिर्फ प्रॉमिस किया गया था. ये क्वीन विक्टोरिया भी बहुत झूठ बोलती थी, ब्रिटिश कभी आर्मी किसी की हुई ही नहीं, ये हमेशा झूठ बोलते थे और हम पे ही ये अत्याचार करते थे. इंडियंस वर प्रॉमिस्ड ऑफ द हाईएस्ट ऑफिसर्स अंडर द गवर्नमेंट विदाउट प्रेजुडाइज टू कास्ट, कलर और रिलीजन. अब इन्होंने कहा कि एग्ज़ाम्स होंगे किसी भी पोस्ट के लिए, और हाईएस्ट पोस्ट भी मिलेगी इंडियन को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कलर, कास्ट, रेस एट्सेट्रा. तो इस तरीके का दावा ब्रिटिश ने किया था कि इस तरीके से अब ऐसा होगा. देन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्राउन्स रूल, इट बिकेम मोर सीरियस एंड मच वाइडर. पहले तो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो ही रहा था, इंडिया का पैसा इंग्लैंड में जा ही रहा था, बट क्वीन विक्टोरिया के आने के बाद, क्राउन्स रूल होने के बाद, ये चीज़ और बढ़ गया था. उल्टा इंडिया का पैसा और ज़्यादा ड्रेन करने लग गए थे और अपने देश ये भेजते थे, तो ये चीज़ और भी ज़्यादा सीरियस हो गया था. सो यही थे सारे टोटल कॉन्सिक्वेंसेस. आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. हमने इसमें सारे इवेंट्स को भी कवर कर लिए, कॉजेज़ को भी कवर कर लिया, और कॉन्सिक्वेंसेस भी. और मैंने कोशिश किया कम से कम टाइम में ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट करा लूँ. ये जो स्लाइड्स हैं इस चैप्टर की, ये आपको ऐप पे मिल जाएगा. माई कोर्सेज में जाना, वहाँ पे प्रहार बैच आपको शो हो रहा होगा, वहाँ पे इस चैप्टर के आपको स्लाइड्स मिल जाएंगे. और ऐप ज़रूर से डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे बहुत सारे फ्री मटेरियल्स आपके ICSE 2025 बोर्ड्स के प्रिपरेशन के लिए है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.